Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about Ohm's law and example 12.3 and 12.4, right? In this lecture, we will discuss electrical resistivity, example 12.5 and 12.6. So start with electrical resistivity. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या है और उससे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डिफाइन इट. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, उसके एसआई यूनिट क्या है और उसकी डिफाइन क्या है. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है वो हमें मिलेगी रेजिस्टेंस में से. डायरेक्टली हमें रेजिस्टिविटी मिलने वाली नहीं है, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा. और रेजिस्टेंस हमने देखा हुआ है ओम्स लॉ के अंदर, था कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर. तो R क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बट नॉन एज अ रेजिस्टेंस. यस, तो वही R वही रेजिस्टेंस का यूज करके हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. द रेजिस्टेंस R ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A, एंड नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड टेम्परेचर. तो जो रेजिस्टेंस है यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर, अब कोई भी कंडक्टर हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा. तो जो कंडक्टर की लेंथ कितनी है उसके ऊपर, कंडक्टर का एरिया कितना है, कंडक्टर किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, और टेम्परेचर. इतनी चार चीजों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा. वापिस से कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर किस टाइप के मटेरियल का बना हुआ है वो, और टेम्परेचर, ये चार चीजों पे डिपेंड करता है. अब उसमें से भी मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया से कैसे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल. तो उसे हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी कि एल. तो इसका मतलब क्या होता है, तो पहले आओ यहाँ पे फिगर समझते हैं. ये आपको एक कंडक्टर समझो कि वायर है, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी ये उसका एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन और उसकी फिगर ड्रॉ की है. ठीक है, अब ये है वो क्या है, उसकी लेंथ है, दिस इज इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. अब लेंथ और एरिया ही हमें देखना है कि लेंथ और एरिया कैसे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे बोला है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स कि अगर मैंने लेंथ डबल की तो मुझे रेजिस्टेंस भी कैसा मिलेगा, डबल. और अगर मैंने लेंथ हाफ कर दी तो मुझे रेजिस्टेंस भी कैसा मिलेगा, हाफ. इसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेंथ मैंने बढ़ा दी तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा डबल, लेंथ मैंने हाफ कर दी तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा हाफ. समझ रहे हो कि नहीं. उसके बाद है एरिया. एरिया कैसे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप सबको पता है, 1 के अपॉन में लिखेंगे उसे बोलते हैं इनवर्सली. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल होता है और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. देखो 1 के अपॉन में को क्या बोलेंगे, इनवर्सली, और ये क्या है, प्रोपोर्शनल. तो वापिस से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अब हम समझेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है. कि सपोज मैंने एरिया क्या कर दिया, डबल कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, पर आर के तरफ से देखने जाओ तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए. यानी कि अगर आप एरिया को डबल करते हो तो आर यानी कि रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एरिया को डबल करूँ यानी कि आगे मैंने 2 लगा दिया, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि हाफ. तो ये आर हाफ हो जाएगा. अगर आपने एरिया डबल किया तो आर यानी कि रेजिस्टेंस हाफ. और सपोज कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो अगर आपने आर को डबल किया तो ए कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, इनवर्सली हो गए. अगर इसे मैं डबल करती हूँ तो ये हाफ हो जाता है, अगर मैं ए को डबल करती हूँ तो ये हाफ हो जाता है. तो इसे कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, चलो, तो हमें याद रखना है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है. तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो वी गेट, चलो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल है, और इनवर्सली यानी कि 1 के अपॉन में, तो यहाँ पे समझो 1 लिखा हुआ है और अपॉन में क्या लिखना है, ए. तो दोनों को कंबाइन करने से मुझे क्या मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. राइट, अब मैंने पहले भी समझाया था, प्रोपोर्शनल को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं,
प्रपोजनल को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू L बाय A, ठीक है। अब जैसे हमने ओम्स लॉ में कांस्टेंट में क्या लिया था, R लिया था, उसी तरह से अब हम यहाँ पे कांस्टेंट में क्या लेंगे, रो। क्या लेंगे, रो। रो को देखना है ध्यान से, कैसे डिनोटेड करते हैं, ऐसे, ठीक है। रो L बाय A, ये क्या है, रो, जिससे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं, तो कि इन इक्वेशन नंबर 4 रो, क्या कहना है इसको, रो। ये जो हमने कांस्टेंट में लगाया है ना, उसे क्या कहेंगे, रो। रो इज ए प्रपोजनलिटी कांस्टेंट। क्या है वो, प्रपोजन की जगह पे हमने जो कांस्टेंट लिया है वो, लेकिन वो किस नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट n इज नोन एज, क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, यस, जो कि हमें पढ़ना था, रेजिस्टिविटी। जिस तरह से आगे अगर आप ओम्स लॉ याद करो तो वहां पे हमने कांस्टेंट में R लिया था, लेकिन R एक्चुअली किससे जाना जाता है, तो कि रेजिस्टेंस से। बस उसी तरह से यहाँ पे हमने कांस्टेंट की जगह पे क्या लिया है, रो, और रो मतलब कि क्या, तो रेजिस्टिविटी। अब हमें क्या फाइंड करना था, रेजिस्टेंस पे से रेजिस्टिविटी। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी को मेन बनाऊं, इसको मैंने क्या करना है, मेन बनाना है। तो ये जो एरिया है वो ऊपर जाएगा तो R के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू R, एरिया इधर नीचे डिवाइड में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड। तो आपको रो का फॉर्मूला मिल गया, रो इज इक्वल टू RA बाय L, इक्वेशन नंबर 5। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है, कभी आपको ये यूज करना पड़ेगा, कभी आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो अगेन R इज इक्वल, R प्रपोजनल L बाय A, इक्वेशन नंबर 3, प्रपोजनल रिमूव करेंगे, इक्वल टू कांस्टेंट L बाय A, कांस्टेंट की जगह पे लगाया रो, क्या पढ़ना है, रो, ये लिखा है, ठीक है। चलो अब रो है क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो उसको मेन बनाओ, क्योंकि हमें तो उसी के बारे में बात करनी है। तो हम उसको मेन बनाएंगे, तो रो इज इक्वल टू R, A नीचे है तो ऊपर और L ऊपर है तो नीचे, तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA बाय L, इक्वेशन नंबर 5। दोनों ही इक्वेशन आपको याद रखने, ओके। चलो अब रेजिस्टिविटी मुझे मिल गई, R इंटू A बाय L, R मीन्स रेजिस्टेंस, A मीन्स एरिया एंड L मीन्स द लेंथ। चलो अब ऐसा यूनिट ऑफ द रो इज, R का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, एरिया का क्या होता है, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर। 1 मीटर कैंसल, तो बचेगा क्या, ओम इंटू मीटर। तो आपको हमेशा याद रखना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करने की कहे न्यूमेरिकल में, तब आपको ऐसा यूनिट में लगाना है ओम इंटू मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस हो तो ओनली ओम, रेजिस्टिविटी कहा हो तो ओम इंटू मीटर, ओके। तो हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लिया, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट देख लिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो हमने किसके ऊपर से देखा, लेंथ और एरिया के ऊपर से देखा। तो हम हमारी फर्स्ट लाइन याद करेंगे, तो रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टिविटी कहाँ से मिला, रेजिस्टेंस में से। तो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड था, तो क्या रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मटेरियल ऑफ दी मटेरियल, जो भी आपने कंडक्टर का मटेरियल लिया है वो, और उसके बाद में था टेम्परेचर। तो 2 चीज हमने देख ली, एरिया देख लिया, लेंथ देख ली। अब हमें क्या देखना है, टेम्परेचर के ऊपर वो कैसे डिपेंडेंट है, और मटेरियल का जो टाइप है उसके ऊपर वो कैसे डिपेंड है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी यानी कि रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, हमको पता है। रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं, तो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअली वो हमें मिला तो किस पे से है, रेजिस्टेंस पे से ही है, ठीक है। आगे, A good conductor of electricity has a low resistivity and a poor conductor of the electricity has a high resistivity. अच्छे कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर हो तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लो होगी। अगर गुड कंडक्टर हो तो उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, लेकिन अगर पुअर कंडक्टर हो तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। अपोजिट में जाना है, ठीक है। अब जैसे कि कैसे, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ए गुड कंडक्टर, ये यहाँ पे मेटल्स एंड एलोइज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी।
मेटल्स और एलोइस जो कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लो। तो देखो हम देखते कितनी है, तो वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर टू द 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। माइनस में आ रहा है, दिख रहा है, माइनस में यानी कि 0.000। हाँ, तो वो लो हो गई कि नहीं, तो यहाँ पे बोला था गुड कंडक्टर तो लो रेजिस्टिविटी, तो मेटल और एलोइस तो उसके गुड कंडक्टर ही है, तो देख लो कितनी कम रेजिस्टिविटी है। ओके, चलो पुअर कंडक्टर मीन्स की इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती है। तो इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव अ रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 ओम इंटू मीटर टू 10⁻17 ओम इंटू मीटर। तो देख लो 10⁻12 यानी 10 के पीछे 12 जीरो और लगाने हैं, तो इतनी ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी है। तो पुअर कंडक्टर रेजिस्टिविटी हाई होगी। ओके, ख्याल आ गया कि नहीं। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। गुड कंडक्टर लो रेजिस्टिविटी, पुअर कंडक्टर हाई रेजिस्टिविटी, ये उसकी रेंज दी गई है। रेंज आपको याद करनी है, कभी कभी एमसीक्यू या तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट यहाँ पे दी गई है जो आपको देखना है और याद रखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ द एलोइज एग्जाम्पल निक्रोम इज हायर देन प्योर मेटल्स। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, मेटल्स और एलोई की दोनों की गिनती में हमने एक रेंज बताई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। रेजिस्टिविटी ऑफ द एलोइज इज हायर देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल के करता ये जो एलोइज की रेजिस्टिविटी वो कैसी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। सो एलोइज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर इटीसी। तो इस वजह से मेटल की जगह, मेटल के बदले हम क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन हो, हीटर हो, तो उन सब में हम मेटल की जगह पे एलोइस का ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें एग्जांपल दिया है निक्रोम। हम ज्यादातर देखेंगे तो सब कुछ निक्रोम वायर का बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि उसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.5। Resistance of a metal wire of a length 1 meter is a 26 ohm at a 20 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा है, एक मेटल का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 26 ओम है, कब 20 डिग्री सेल्सियस हो तब। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। अब कहा है अगर वो मेटल का वायर का डायमीटर 0.3 mm हो, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, हमें वो फाइंड करना है, यानी कि हमें रो फाइंड करना है। तो मैंने पहले भी आपको समझाया कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो पहले जो जो चीजें दी गई हो वो हम लिख लेंगे। तो हम मुझे क्या दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 26 ओम, फिर एक टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा कुछ भी दिया हुआ है, क्या दिया है, L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आपको डायमीटर यानी कि स्मॉल d की बात है, वो कितना दिया है 0.3 mm मिलीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर नहीं चलेगा, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ध्यान देना है आपको 0.3 mm, ये जो 0.3 mm है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 10⁻² सेंटीमीटर। ये नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.3 mm की जगह पे 3 × 10⁻² सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है हमें, तो मीटर में लिखना है। ठीक है ना, तो उससे हम और 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे और 10⁻² लगा दिया। ये हो जाएगा हमारा मीटर। mm में से सेंटीमीटर में लाना हो तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सेंटीमीटर से मीटर में लाना हो तो 10⁻² से वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा d हो जाएगा 3 × 10⁻4 मीटर। ओके, तो हमारे पास में 4 वैल्यू है और हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी रो। चलो, तो रो का हम फॉर्मूला देखेंगे कि रो का फॉर्मूला क्या था, अभी हम ऊपर देख के गए। तो रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, रो इज इक्वल टू RA/L। अब यहाँ पे एरिया क्या है, ए की वैल्यू दी है क्या यहाँ पे, नहीं। तो देखेंगे किसकी बात हो रही, मेटालिक वायर की बात हो रही है। तो वायर का एरिया, जो एरिया होता है, मैंने अभी आपको आगे ऊपर फिगर दिखाई, तो कैसे होता है, सर्कल टाइप का होता है। तो एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² / L। ठीक है,
अब देखो, क्या यहाँ पे आपको स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है? नहीं, आपके पास में आर भी है, पाई की वैल्यू तो फिक्स ही होती है, फिर एल भी आपके पास में है, लेकिन क्या आपके पास में स्मॉल आर है? तो क्या नहीं। तो अब क्या करें? तो क्या कोई बात नहीं, डी तो है ना, डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन है। तो देखो हम देखते हैं क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रो इज इक्वल टू आर, यही का यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब यहाँ पे हम रिलेशन देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई टू होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो हमें रेडियस मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर, तो सामने भी स्क्वायर दो, तो डी को स्क्वायर देंगे डी स्क्वायर, टू को स्क्वायर देंगे 4। तो अब आप आर स्क्वायर की जगह पे क्या लगाओगे? डी स्क्वायर बाय 4। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर पाई, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे? डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डी स्क्वायर, ये 4 पाई डी स्क्वायर 4, और एल तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, बस अब हम इजी हो गया, अब हमें कोई टेंशन लेना नहीं है, अब सब वैल्यू लगा देनी है। तो रो इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 26, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, डी की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। पर इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? 4, एल कितना है? 1, ये किया। ठीक है, अब इतना आपने सबकी वैल्यू लगा दी। अब ध्यान यहाँ पे देना है, ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे देना है। चलो, रो इज इक्वल टू 26 एज इट इज, 3.14 एज इट इज। चलो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 2 जा 8, इसको 4 का स्क्वायर 16 नहीं करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, रूल्स होता है ये। तो ये हो जाएगा 10⁻8, सॉरी यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा -4। तो 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू 183.69 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, और इसको अगर मुझे अप्रोक्स में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 184 मल्टीप्लाई 10⁻8। चलो, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या था? ओम इंटू मीटर। तो ये मुझे मिला रेजिस्टिविटी। चलो रिवाइज करते हैं। आर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, लेंथ दी है और डायमीटर बताया हुआ है, सब व्यवस्थित है। डायमीटर सिर्फ mm में है, उससे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पे सब मुझे मीटर में दिया हुआ है। तो 0.3, ऐसे तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.3 है इसलिए यहाँ पे होगा -2। सेंटीमीटर में से मीटर में जाएंगे और -2 ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपको मिलेंगे d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। चलो, रो का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर एल एज इट इज ए, एरिया दिया है क्या कहीं? नहीं। तो अब तो देखेंगे मेटल का वायर है, मेटल का वायर, चलो इसको ही आप मेटल का वायर समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा? उसका एरिया। ये क्या होगा? उसका एरिया, जो कि कैसा होता है? ये कैसा है? सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा है? सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर नहीं है तो क्या करेंगे? डी तो है, तो आर और डी का रिलेशन देखेंगे। आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो आर का तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। चलो, आर स्क्वायर की जगह पे लगाओ पाई डी स्क्वायर बाय 4। आर एज इट इज, एल एज इट इज, पाई एज इट इज। सिर्फ मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे लगाया है डी बाय 4। ठीक है, डी स्क्वायर बाय 4। अब फिर क्या करना है? सबकी वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, देन ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12.6। A wire of a given material having length L, area A, has a resistance of 4 ohm। ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। ठीक है ना? What would be the resistance of another wire of the same material having a length L by 2, area of a cross section 2A। देखो, दो वायर की बात की गई है। एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो उसी सेम मटेरियल का आपके पास में एक दूसरा वायर दिया गया है जिसकी लेंथ हो गई है L बाई 2, जिसका लेंथ कितना है? L बाई 2 और एरिया कितना है? 2 है। और वो सेकेंड वायर के लिए आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें उसके लिए पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम लिख देंगे एज वी नो, जैसे कि हमको पता ही है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एज वी नो। क्या था उसका फॉर्मूला? तो कि R इज इक्वल टू रो L बाय A।
ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब 2 वायर है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर दी फर्स्ट वायर, फॉर फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस आर तो आर ही है, चलो रो तो रो ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एल, एल यानी कि क्या होता है लेंथ, फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है एल, तो हम लिख देंगे एल। फर्स्ट वाले का एरिया कितना है तो कि ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। और मुझे फर्स्ट वाले वायर का तो रेजिस्टेंस भी बोला हुआ है, कितना है 4, तो यहाँ पे मैं आर की जगह पे क्या लिख दूंगी 4 इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम इसको ऑर्डर में अच्छे से लिखे तो हम क्या कर देंगे रो एल बाय ए इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं, क्योंकि हमें ऐसे ही देखने की आदत होती है कि नंबर हमारा राइट हैंड साइड पे हो, ठीक है। तो अगेन वापस से एज वी नो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाय ए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट वायर आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, कैसे, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस रो का रो, लेंथ फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है एल, तो लिख दो एल, एरिया कितना है तो कि ए। अब मुझे रेजिस्टेंस भी बताया हुआ है फर्स्ट वाले का तो 4, तो मैंने रेजिस्टेंस की जगह पे लगा दिया 4, तो रो एल बाय ए इज इक्वल टू 4 हुआ। अब देखो दूसरी बात कि सेम वही टाइप का वही मटेरियल का मुझे क्या करना है, एक दूसरा वायर लेना है जिसकी लेंथ कितनी है एल बाय 2। तो चलो अब हम किसके लिए बात करेंगे, सेकेंड वायर के लिए, फोर सेकेंड वायर। चलो सेकेंड वायर के लिए आर तो आर रहेगा, रो रो रहेगा। सेकेंड वायर के लिए लेंथ कितना है, देखो ये देखो कितना बोला है लेंथ एल बाय 2, तो यहाँ पे एल की जगह पे मैं क्या कर दूंगी, देखो मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें वैल्यू डालनी होती आर आर रो रो। एल कितना है सेकेंड वायर के लिए एल बाय 2, तो मैंने एल की जगह पे लग दिया एल बाय 2। अब क्या करना है एरिया, अब सेकेंड वायर का एरिया कितना बोला है 2a, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे मैं कर दूंगी 2a। ओके चलो अब सॉल्व करो, रो एल ये डिवाइड में 2 है तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 2 ऑलरेडी 2a यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा रो एल बाय 2, 2 जा 4a हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो 4 है ना उसको अलग निकालो और रो एल बाय ए को अलग लिखो। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू ये जो रो एल बाय है ना उसको हम साथ में लिखेंगे रो एल बाय ए, और ये 4 है ना उसे हम लिख देंगे 1/4, ठीक है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये लिखा हमने आर एल रो एल बाय ए को अलग कर दिया और 1/4 को अलग कर दिया। क्यों, रीजन है उसका कि मेरे पास में रो एल बाय ए की वैल्यू है ये रही इक्वेशन नंबर 1 पे से, रो एल बाय ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 कैंसल, तो आपको आर कितना मिला 1 और पीछे उसका ऐसा यूनिट लगेगा ओम, तो आर इज इक्वल टू 1 ओम। अब एक बात, यहाँ पे हमने 2 वायर की बात की, ठीक है, तो हम यहाँ पे R1 कर देंगे और यहाँ पे R2 कर देंगे, जिससे कि हमें ख्याल रहे ये सेकेंड वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो वापस से मैं आपको समझा दूं, फॉर्मूला हमारा क्या था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी है L, तो L, एरिया A तो A। फिर मुझे फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4, तो मैंने लिख दिया 4, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। बात आती है सेकेंड वायर की, ठीक है। सेकेंड वायर के लिए हम लिख देंगे R2, रो का तो रो ही रहेगा, L, अब सेकेंड वायर के लिए L कितना है तो कि यहाँ पे दिखा है ऐसे L बाय 2, तो मैंने लिख दिया L बाय 2। अब बात आएगी एरिया की, तो एरिया कैसा है तो डबल है 2a, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो रो एल डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 2 है और नीचे 2 ऑलरेडी है तो 2a, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे रो एल बाय 4a। अब है ना हम इसको अलग कर देंगे, रो एल बाय ए को अलग लिखेंगे और 1/4 को अलग लिखेंगे। अलग लिखने का रीजन है क्योंकि मेरे पास में रो एल बाय 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन नंबर 1 पे से आपको ये वैल्यू 4 मिली। 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कैंसल, आपके पास में क्या बचेगा 1, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 1 ओम। तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो नीचे आंसर में, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 1 ओम, ठीक है। ओके, थैंक यू।